तमाम राजाओं ने पिताजी को अपने अपने इलाके में मुफ्त जमीनें दी, जिन पर पिताजी ने शानदार हवेलियां तामीर करवाईं। कुछ कदीम हवेलियां उन्होंने खरीद ली थी, जिनमें से बेशतर को बाद में हिंद सरकार ने कौमी विरसा करार देकर अपने कब्जे में ले लिया। और मुल्क का बंटवारा होने के बाद जब रियासतें खत्म कर दी गईं, तो सारस्का पैलेस भी हिंद सरकार ने अपनी तहवील में ले लिया। पिताजी घर वालों को लेकर जयपुर मुंतकिल हो गए और वहीं मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। जयपुर में भी उनकी कई हवेलियां हैं और यहाँ जैसलमेर में भी। ये 2 हवेलियां जो तुम देख चुके हो उन्हीं में से हैं। मैंने तुम्हारे पिताजी की हवेलियों की तादाद नहीं, दुर्गा देवी के बारे में पूछा था। मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। उनकी फहरिस्त भी खासी तवील है और दुर्गा उनमें से एक है। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि राजाओं के पास फौजों को लड़ाने और बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कराने के अलावा और कोई काम नहीं था। उनके राज खत्म हुए, तमाम इख्तियारात सलब हो गए, तो उन्होंने दूसरे मशगले इख्तियार कर लिए। रीछ और कुत्तों की लड़ाई, मुर्ग लड़ाना, रेस घोड़े पालना, रागो रंग की महफिलें जमाना और औरतें पालना उनके महबूब तरीन मशागल हैं। जिस तरह अरबों ने हरम बना रखे हैं, उसी तरह राजाओं ने भी खूबसूरत औरतें जमा कर रखी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अरब शेख किसी औरत से बाकायदा निकाह करके अपने तसरुफ में लाते हैं और 2-4 मरतबा बरतने के बाद उसे हरम में डालकर भूल जाते हैं। वो उनकी कानूनी बीवियां होती हैं। लेकिन हिंदुस्तान के राजे इन मामलात को कानून और धर्म से बिल्कुल अलग रखते हैं। कोई औरत पसंद आ गई तो उसे अपने दिल में बिठा लिया, जी भर गया तो उसे मैले कपड़ों की तरह उतार कर फेंक दिया। उन्हें तुम रखेल कह लो या दाश्ता, वो अपने किसी हक का दावा नहीं कर सकती। उनकी औलादें दूसरी चीजों की तरह बाप के नाम से भी महरूम रहती हैं। दुर्गा देवी का शुमार भी ऐसी ही औरतों में होता है, मगर इसकी दास्तान दूसरी औरतों से मुख्तलिफ और दिलचस्प है और मैं वही दास्तान सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, चंद साल पहले पिताजी अपने दोस्तों के साथ जोधपुर गए थे। सीता कहने लगी, जोधपुर में कयाम के दौरान एक रोज वो केलाना झील पर चले गए। बहुत खूबसूरत झील है, बहुत दूर दूर से लोग सैरो तफरीह के लिए वहाँ आते हैं। वहाँ चंद अच्छे रेस्टोरेंट और रिहायशी होटल भी हैं। दुर्गा से पिताजी की मुलाकात झील किनारे एक रिहायशी होटल ही में हुई थी। दुर्गा अपने माता पिता के साथ मकराना से आई हुई थी। वो भी खाते पीते लोग थे। मकराना में संगे मरमर के पहाड़ हैं और दुनिया का बेहतरीन संगे मरमर और मार्बल उन्हीं पहाड़ों में होता है। दुर्गा के पिताजी भी संगे मरमर ही के बिजनेस से वाबस्ता थे। पिताजी से पहली मुलाकात में ही दुर्गा उन पर मर मिटी और फिर ये मुलाकातें बढ़ती गईं। वो एक दूसरे के करीब आते गए। वो लोग एक हफ्ता झील वाले होटल में रहे, फिर शहर आ गए। पिताजी का कयाम तो वहाँ अपनी एक छोटी सी हवेली में था, जबकि दुर्गा अपने माता पिता के साथ एक होटल में ठहरी हुई थी। वो हवेली में आकर पिताजी से मिलती रही। दुर्गा के माँ बाप ने सूरत हाल की नजाकत का अंदाजा लगा लिया और वो दुर्गा को जबरदस्ती मकराना वापस ले गए। दुर्गा मकराना से जयपुर आती रही और चोरी छिपे पिताजी से मिलती रही। बीवी यानी मेरी माताजी के होते हुए पिताजी दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो दुर्गा से भी दस्तकश होने को तैयार नहीं थे। वो जब भी जयपुर आती, पिताजी उसे दूसरी हवेली में ठहराते और रातें उसके साथ गुजारते। एक रोज वो दुर्गा को माताजी वाली हवेली में ले आए। माताजी उसे देखकर भड़क उठी। ठाकुरों और महाराजों की पत्नियां इस किस्म की सूरत हाल की आदी होती हैं। वो जानती हैं कि उनके पति दूसरी औरतों के साथ भी दादे ऐश देते हैं, लेकिन ये देवियां अपने पतियों के इन मामलात में भी मुदाखलत नहीं करती। दुर्गा को देखकर माताजी के भड़कने की वजह यह थी कि वो जयपुर यूनिवर्सिटी में उनकी क्लास फेलो रह चुकी थी। दुर्गा ने मास्टर्स की डिग्री उसी यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। घर में खूब हंगामा हुआ। पिताजी दुर्गा को छोड़ने पर तैयार नहीं थे। माताजी जानती थी कि पिताजी ने हवेली के बाहर दूसरी औरतें भी रखी हुई हैं, जिनसे वो वक्तन फवक्तन दिल बहलाते रहते हैं। उन्होंने इस शर्त पर दुर्गा को बर्दाश्त करने की इजाजत दे दी कि वो उसे जयपुर में नहीं रखेंगे। दुर्गा के माँ बाप ने भी उससे कता ताल्लुक कर लिया था। पिताजी उसे मकराना भी नहीं ले जा सकते थे। वो उसे जैसलमेर ले आए और ये हवेली उसके सुपुर्द कर दी। वो महीने में हफ्ता 10 दिन के लिए यहाँ जरूर आते, लेकिन हस्बे आदत उनका दिल भर गया। आमदोरफ्त में वक्फे आने लगे जो तवील होते गए। पिताजी ने दुर्गा के साथ ये मेहरबानी जरूर की कि ये हवेली कानूनी तौर पर उसके नाम मुंतकिल कर दी और उसके लिए ताहयात एक माकूल रकम का माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि 3-4 महीनों बाद पिताजी को जब दुर्गा की याद आती है तो चंद रोज के लिए यहाँ आ जाते हैं। वो बेडरूम जहाँ हम पहले गए थे पिताजी के लिए मखसूस है। लेकिन दुर्गा से तुम्हारे इतने खुशगवार ताल्लुकात क्यों हैं? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। उसने तुम्हारी माँ के हक पर डाका डाला था, तुम्हें तो उससे नफरत होनी चाहिए थी। दुर्गा देवी बहुत अच्छी महिला यानी खातून है, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। रही मेरी माता के हक पर डाके की बात, तो मेरी माता जी को किस चीज की कमी है?
और दूसरी औरतें उनका क्या करूं। और मैंने तो वैसे भी कभी बड़ों के मामले में मुदाखलत की कोशिश नहीं की। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, इस हवेली में मुंतकिल होने के बाद भी दुर्गा देवी वक्तन फवक्तन जयपुर के चक्कर लगाती रहती थी। ये मुझे शुरू ही से बहुत अच्छी लगती थी। ये जब भी जयपुर आती पिताजी मुझे उससे मिलाने के लिए जरूर ले जाते। माताजी को भी इसका पता चल गया। बिल आखिर उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। वो दुर्गा से भी मिलने लगी और कभी यहाँ भी आने लगी। दुर्गा मुझसे उम्र में 13-14 साल ही बड़ी है, लेकिन मुझे अपनी औलाद की तरह चाहती है। दुर्गा के बारे में मेरा अंदाजा भी यही था कि उसकी उम्र 35 के लगभग रही होगी, और अब सीता की बातों ने इसकी तस्दीक कर दी थी। हम दोनों भी रात भर नहीं सोए थे, लेकिन हैरत की बात थी कि हम दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। हम दोपहर तक वहीं बैठे बातें करते रहे और फिर दुर्गा हमें नीचे ले गई। खाने में 2-3 चीजें थी। मेथी आलू की बेजा, पालक के कोफ्ते जिनमें पनीर इस्तेमाल किया गया था, सब्जी की एक और डिश थी और उसमें भी पनीर शामिल था। गोश्त ना होने के बावजूद खाना बेहद उम्दा और लजीज था। सीता ने दुर्गा को भी मेरा नाम महाबीर ही बताया था। अगर उसे बताया जाता कि मैं मुसलमान हूँ तो शायद वो मेरे लिए गोश्त भी पका लेती, लेकिन सीता कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे हिंदू के नाम से ही मुतारिफ कराया था। खाने के बाद सुस्ती तारी हो गई और दिमाग बोझल होने लगा। मैं सीता को वहीं छोड़कर ऊपर वाले बेडरूम में आ गया और बिस्तर पर लेटा तो चंद मिनट में ही नींद की आगोश में पहुंच गया। बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने बत्ती बुझा दी थी। आंख खुली तो कमरे में अंधेरा सा था। दिमाग पर अभी तक नींद का खुमार तारी था। मैंने आंखें बंद करके करवट ली तो मेरा हाथ किसी से टकरा गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो सीता होगी जो किसी वक्त यहाँ आकर लेट गई थी। मैंने उसे बाजू की लपेट में लेकर अपनी तरफ खींच लिया। वो जरा सा किसमिसाई तो मैंने उसे सीने से लपेट कर दोनों बाहों में समेट लिया। ऐसा करने में मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था। मैंने मुजाहिदाना जिंदगी गुजारी थी। मेरे हाथ राइफलों और गोला बारूद से तो बहुत अच्छी तरह खेलना जानते थे, लेकिन किसी औरत की तरफ तो मैंने कभी मैली नजर से भी नहीं देखा था। अंगूरी तवील अरसा मेरे साथ रही थी। हम पहाड़ों में कई मर्तबा साथ लेट कर सोए थे, मगर मेरे सीने में शहवानी जज्बात ने कभी सर नहीं उबारा था। और फिर डोडा में सीता से मुलाकात हुई थी। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। वो मुझसे प्यार करने लगी थी और फिर गार ही में उसने मुझे जिंदगी की एक नई लज्जत से रोशनास कराया था। मैं उस वक्त अनजाने से जज्बात के सैलाब में बह गया था और बहुत देर बाद जब हवास बहाल हुए थे तो मुझे इस तरह बहक जाने पर अफसोस भी हुआ था। उसके बाद भी सीता ने 1-2 मर्तबा मुझे जेर किया था। मैं अगरचे उससे बचने की कोशिश करता रहता था, लेकिन वो मुझे घेर ही लेती थी। मैंने आज खुद कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन उस वक्त न जाने मुझे क्या हुआ था। नींद का खुमार था या कुछ और बात थी। मैं उसे अपने आप में समेटने की कोशिश कर रहा था और फिर वो आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने आंखें खोल दी और फिर यूं लगा जैसे मेरे सर पर बम फटा हो। दिमाग में धमाके से होने लगे। वो सीता नहीं कल्पना थी। मैंने उसे अपने से अलग हटा दिया और एक झटके से उठकर बैठ गया। कल्पना बिस्तर पर पड़ी मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में सुर्खी और चेहरे पर सनसनी सी फैली हुई थी। मुझे अपने जिस्म पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस हो रही थी और दिमाग में सनसनाहट थी। सीने में हलचल सी मची हुई थी। मैं पलंग से उतरकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया और ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेने लगा। जिस लड़की ने इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिसे हमने गुंडों से बचाकर अपने पास पना दी थी, वो किस तरह मेरी आगोश में आने को मचल रही थी। कई मिनट बाद मैं अपनी कैफियत पर काबू पा सका। मैंने मुड़कर देखा, कल्पना पलंग पर घुटनों में सर दिए बैठी सिसकियां भर रही थी। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। मैं खिड़की के सामने से हटकर उसके करीब आ गया। कल्पना, मैंने धीमे लहजे में उसे पुकारा, अपने कमरे में जाओ। अगर सीता ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो न जाने क्या समझेगी। मुझे माफ कर दो महाबीर जी, उसने सिसकी लेते हुए कहा। मैं अपने कमरे में अकेली थी। मुझे डर लग रहा था। मैं यहाँ आकर घाट के किनारे पर लेट गई और तुमने मुझे अपनी तरफ खींचा तो भूल जाओ इस बात को। मैंने उसकी बात काट दी। कुछ नहीं बिगड़ा। अगर मुझे बरवक्त होश न आ जाता तो बहरहाल तुम अपने कमरे में जाओ। कल्पना ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। पलंग से उतरकर वो मेरे सामने झुक गई। उसने दोनों हाथों से मेरे पैर छुए और बाहर चली गई। मैं कुछ देर अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरा दिमाग अब भी सुलग रहा था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के गुस्ल से मेरे दिमाग की तपिश कुछ कम हो गई। मैं देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा। जब मैं नीचे आया तो लॉबी में दुर्गा से आमना सामना हो गया। मुझे देखकर उसकी होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने पहली मर्तबा उसे गहरी नजरों से देखा। मेकअप के बगैर भी वो बेहद हसीन थी। दराज कामत, बड़ा बड़ा गुदाज जिस्म, चेहरे के नुकुश बड़े दिलफरेब और गजाल जैसी मोटी आंखें। मैं 8-10 साल पीछे चला गया।
और चश्मे तस्वुर से उसे देखने लगा। भरपूर जवानी में तो वो वाकई कयामत रही होगी। क्या देख रहे हो शमरोज? दुर्गा के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं इस तरह उछला जैसे मेरे पैरों के नीचे आग भड़क उठी हो। मेरा दिमाग सनसना उठा। सीता लाख कोशिश करे, उसकी कोई बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती। दुर्गा मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी। वो तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा कर गिरफ्तार करने के लिए कश्मीर गई थी। मैं जानती हूँ वो जिस काम का अज़्म कर लेती है उसे अधूरा नहीं छोड़ती। मुझे उसके वापस आने का पता चल गया था और ये भी मालूम हो गया था कि तुम उसके साथ हो। वो जिस तरह तुम्हें साथ लिए छुपती फिर रही थी, उससे मुझे अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि वो तुम्हें अपना भगवान मान चुकी है। जिस शख्स के लिए उसने हिंद सरकार से दुश्मनी मोल ली, अपने कजन को मौत के घाट उतार दिया, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। मैं उसके इंतखाब की दाद देती हूँ। मेरा दिमाग सुन हो रहा था। सोचने समझने की सलाहियतें जैसे सलब हो चुकी थी। मैं खामोश खड़ा मतवहश नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। ये सब कुछ तुम्हें सीता ने बताया है? बिल आखिर मेरे होंठों को हरकत हुई। मेरी आवाज किपकिपा रही थी। बिल्कुल नहीं। दुर्गा के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम्हारे ऊपर जाने के थोड़ी देर बाद वो भी सो गई थी और अभी तक सो रही है। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि? इवनिंग पेपर से। दुर्गा ने एक बार फिर मेरी बात काट दी। बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज स्टोरी है। मैं बताऊंगी तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वो अखबार रखा है, खुद ही पढ़ लो। उसने सोफे के सामने शीशे के टॉप वाली कॉफी टेबल पर पड़े हुए अखबार की तरफ इशारा किया। 1 घंटा पहले मैं सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी तो अखबार भी ले आई थी। तुम वहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं बाहर लॉन में बैठूंगा, चाय वहीं ले आना। मैंने जवाब दिया। मैं बरामदे में आ गया। शाम का धुंधलिका फैल रहा था। मैं बरामदे से निकलकर फवारे वाले लॉन की तरफ चलने लगा। मैंने दबीज घास पर पहला कदम रखा ही था कि दोनों लॉन्स के फैंसी लैंप पोस्टों की बत्तियां जल उठी। ये बत्तियां अंदर ही से दुर्गा ने जलाई थी। मैं एक लैंप पोस्ट के करीब बेंच पर बैठ गया और अखबार खोलकर अपने सामने फैला लिया। हिंदी अखबार था। मैं हिंदी बोल तो सकता था मगर पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं अटक अटक कर पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, सिवाय इसके कि पुलिस उस हवेली तक पहुंच गई थी और गंजे बदमाश की लाश दरियाफ्त कर ली थी। बरामदे की तरफ से आहट पाकर मैंने उस तरफ देखा। सीता चली आ रही थी। उसका चेहरा सता हुआ और बाल बिखरे हुए थे। वो आंख खुलते ही बाहर चली आई थी। मैं कुछ ज्यादा ही गहरी नींद सो गई थी। वो मेरे करीब बैठते हुए बोली, तुम? ओ। वो बात करते करते रुक गई। उसकी नजरें भी मेरी गोद में पड़े हुए अखबार पर जम गईं। वो खबर हेडलाइन में थी। उसने अखबार उठाकर अपने सामने कर दिया। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर सनसनी और आंखों में वहशत सी फैलती जा रही थी। पूरी खबर पढ़ने के बाद ही उसने सर ऊपर उठाया था। ये पढ़ा तुमने? उसने मतवहश नजरों से मेरी तरफ देखा। कोशिश की थी। मैंने कहा, हिंदी ठीक से नहीं पढ़ सकता, सिर्फ इतना समझ सका हूँ कि पुलिस हवेली में पहुंच गई है। अलबत्ता दुर्गा ने कुछ बातें बताई थी जो शायद इस अखबार में नहीं है। पुलिस ने कैप्टन गोपाल की लाश बरामद कर ली। सीता ने कहा, क्या? मैं उछल पड़ा। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। सीता ने अखबार पर हाथ मारते हुए कहा, एक खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस हवेली में दाखिल हो गई थी। महाराणा धर्मेश सिंह की हवेली में पुलिस का दाखिल होना कोई मामूली बात नहीं। वो इत्तला मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने हवेली पर छापा मारने के लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाजत हासिल की और पुलिस पार्टी एक मैजिस्ट्रेट के साथ हवेली पहुंच गई। पहले हवेली के मुलाजिम चतवन सिंह को भी तलाश करने की कोशिश की गई थी लेकिन नाकाम होकर पुलिस वाले दीवार फलांग कर हवेली में दाखिल हो गए और अंदर से फाटक खोल दिया। इमारत में दाखिल होने के लिए उन्हें बरामदे के दरवाजे का ताला तोड़ना पड़ा था। ये आज दिन के 11 बजे की बात है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, पुलिस ने गंजे की लाश फौरन ही दरियाफ्त कर ली। हवेली की तलाश के दौरान हमारे बेडरूम से उन्हें कल्पना और मेरे फटे हुए कपड़े भी मिल गए और छत पर खून आलूद कालीन भी मिल गया। कालीन पर खून के धब्बे खुश्क हो चुके थे, जिससे पुलिस को शुबा हुआ कि उस गंजे के अलावा वहाँ कत्ल की कोई और वारदात भी हुई थी। पूरी हवेली की तलाशी ली गई। गेट के पास रविश की बजरी पर भी खून के धब्बे मिले थे। हम कैप्टन गोपाल की लाश को वहां से घसीटकर पिछली तरफ ले गए थे। पुलिस जगह जगह खून के धब्बों का ताकुब करती हुई हवेली के पिछली तरफ पहुंच गई, जहां ताजा खुदी हुई मिट्टी देखकर उन्हें शुबा हुआ और गड़ा खोदकर कैप्टन गोपाल की लाश बरामद कर ली गई। कैप्टन गोपाल की लाश देखकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि वो किसी औरत के इंतकाम का निशाना बना है। हवेली के एक कमरे से मिलने वाले फटे हुए जनाना कपड़े भी पुलिस के इस शुबे को तकवीयत देते हैं। पुलिस ने हवेली से लातादाद फिंगरप्रिंट्स महफूज कर लिए हैं और गंजे की लाश में पेवस्त खंजर भी अपने कब्जे में ले लिया है। उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई हतमी नतीजा अखज किया जा सकेगा।
कैप्टन गोपाल की लाश मिलने के बाद छावनी में भी इत्तला दे दी गई है और पुलिस के बाज बड़े अफसरान वहां पहुंच गए थे। हवेली के मुलाजिम चतवन सिंह को भी दोपहर 2 बजे के करीब तलाश कर लिया गया, मगर उसने इस सारे वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया और गुज़श्ता रोज अपने साथ पेश आने वाले हादिसे के बारे में बताया। अस्पताल के ज़राए ने इस अमर की तस्दीक कर दी कि चतवन सिंह को कल शाम 6 बजे के करीब जख्मी और बेहोशी की हालत में लाया गया था और वो पूरी रात अस्पताल रहा। सुबह 8 बजे के करीब उसका एक अजीज इतला पाकर उसे ले गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन गोपाल और गंजे को गुज़श्ता रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के दौरान किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने जयपुर में पिताजी को भी खबर कर दी है, वो कल दोपहर से पहले किसी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। अखबार की इत्तला के मुताबिक महाराणा धर्मेश सिंह की हवेली में दोहरे कत्ल की वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी है। एक फौजी ऑफिसर का कत्ल कोई मामूली बात नहीं। इंतजामिया की मशीनरी और पूरे शहर की पुलिस हरकत में आ गई है। सूरत हाल वाकई संगीन हो गई है। मैंने कहा, गंगो और उस बड़े ठाकर के बारे में कोई खबर? मैंने कहते हुए बरामदे की तरफ देखा। कल्पना और दुर्गा बरामदे से निकलकर इस तरफ आ रही थी। कल्पना ने ट्रे उठा रखी थी जिसमें चाय के कप रखे हुए थे। पूरे अखबार में कहीं भी उन दोनों का कोई जिक्र नहीं है। सीता ने जवाब दिया, वो गंजा गंगू के हाथों मारा गया और ये तो मुमकिन नहीं कि कत्ल की इत्तला उसने पुलिस को दी हो। मैंने कहा, अलबत्ता इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसने वापस जाकर बूढ़े ठाकर और रामचंद धोबी को सूरत हाल से आगाह कर दिया हो और उन दोनों में से किसी ने खुफिया तौर पर पुलिस को खबर कर दी हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन दुर्गा और कल्पना के करीब आ जाने से उसने जुमला मुकम्मल नहीं किया। दुर्गा हमारी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई दूसरे बेंच पर बैठ गई। कल्पना ने ट्रे फवारे वाले होज की मुंडीर पर रख दी और एक कप उठाकर पहले सीता को दिया और दूसरा कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे चाय देते हुए उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने तीसरा कप दुर्गा के हाथ में थमा दिया और आखिरी कप उठाकर दुर्गा के करीब बेंच पर बैठ गई। गुज़श्ता रात हवेली में जात पात के हवाले से सीता की बातें सुनकर और अपने साथ उसका रवैया देखकर उसने भी फौरन ही जहन से ऐसी बातें निकाल दी थी और हमारे बराबर उठती बैठती थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से नजरें झुका ली। वो नहा कर आई थी और निखरी निखरी सी लग रही थी। ये सब क्या है सीता? दुर्गा ने चाय की चुस्की लेकर सीता की गोद में पड़े हुए अखबार की तरफ इशारा किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी किसी बात से इख्तलाफ करूंगी या तुम्हारे साथ गैरों जैसा सलूक करूंगी? तुमने ऐसा क्यों सोचा था? सीता ने उठकर चाय का कप हौज की मुंडीर पर रख दिया और दुर्गा के सामने घुटनों के बल घास पर बैठकर अपना सर उसकी गोद में रख दिया। दुर्गा देवी, वो मिनमिनाई, तुम वाकई देवी हो। दुर्गा ने अपना कप बेंच की साइड में घास पर रख दिया, एक नजर मेरी तरफ देखा और सीता के बालों में उंगलियां फेरने लगी और फिर झुककर उसके कान में कोई सरगोशी की। सीता इस तरह उछली जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो मतवाहिश नजरों से दुर्गा की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? मैंने कोई गलत बात कह दी? दुर्गा ने सीता की तरफ देखते हुए कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। किस तरह छुपाओगी इस हीरे को लोगों की नजरों से? अब मैं समझ गया कि दुर्गा ने सीता के कान में क्या सरगोशी की होगी। सीता ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर अब भी मुस्कुराहट खेल रही थी। वो दुर्गा के सामने से हट गई और हौज की मंडीर से अपना चाय का कप उठाकर मेरे करीब आ गई। दुर्गा देवी, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, हीरों की पहचान हर एक को नहीं होती और फिर जो शख्स ऐसी कीमती चीज अपने पास रखता है उसकी हिफाजत करना भी जानता है और तुम जानती हो कि मैंने हमेशा अपनी हर चीज की हिफाजत की है। एक शख्स ने धोखे के बलबोते पर मेरी एक मता छीनी थी और उसका अंजाम भी तुम देख चुकी हो। सीता ने कैप्टन गोपाल का नाम लिए बगैर कहा, जिसे वो अपने इंतकाम का निशाना बना चुकी थी, और ये मुझे अपनी मता से भी ज्यादा अजीज है। मैं अपनी जान लड़ा दूंगी मगर इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं जानती हूँ। दुर्गा ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम इसे कब तक दूसरों की नजरों से छुपाओगी? जब तक मुमकिन होगा। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मेरी तरफ देखने लगी। ठीक है। दुर्गा ने गहरा सांस लिया। तुम विश्वास लेकर मेरे पास आई हो और मैं तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं लगने दूंगी और मुझसे जो हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगी। अगर मुझे विश्वास ना होता तो यहाँ ना आती, सीता ने कहा। बहरहाल बाकी बातें बाद में किसी वक्त होंगी, इस वक्त कोई ऐसा जिक्र मुनासिब नहीं। उसने आंख से कल्पना की तरफ इशारा किया, फिर बोली, इस अखबार में लिखा है कि पिताजी की हवेली में होने वाली दुर्घटना के बारे में इत्तला दी जा चुकी है और वो कल दोपहर के बाद किसी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या पिताजी अब भी यहीं आकर ठहरते हैं? मेरा मतलब है तुम्हारे पास। तुम्हारे पिताजी को शायद अब मुझसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। दुर्गा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया।
आखिरी मर्तबा वो 5 महीने पहले आए थे और मेरे पास सिर्फ एक रात रहे थे। उनका ज्यादा वक्त जेठानंद के साथ गुजरता है। उसकी हवेली में राग रंग की महफिलें सजती हैं। अब देखो वो कहाँ ठहरते हैं। मुझे तो अभी तक उन्होंने फोन पर इत्तला नहीं दी। जेठानंद तो सुना था कि हिंदुस्तान से बाहर जाने वाला है। उसने शायद स्विट्जरलैंड में जगह खरीद ली है। बाकी जिंदगी वहीं गुजारने का इरादा रखता था। सीता ने कहा। गया था, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 1 महीना रहकर वापस आ गया। चिट्टी चमड़ी वाली मेमो ने उसके नखरे बर्दाश्त नहीं किए। ये हिंदुस्तानी औरतें ही हैं जो इन बुड्ढों के नखरे बर्दाश्त कर लेती हैं। इन्हें जैसे भी नोचा घसोटा जाए उफ तक नहीं करती। लेकिन वो चिट्टी चमड़ी वाले, उन्होंने इस बुड्ढे को हद से नहीं बढ़ने दिया और वो मुंह लटकाए वापस आ गया। अब हिंदुस्तानी औरतों की तारीफें करते हुए नहीं थकता वो। मैंने उनकी बातों में मुदाखलत नहीं की। कल्पना भी खामोश बैठी थी। मैंने जब भी कल्पना की तरफ देखा था उसे अपनी ही तरफ मुतवज्जे पाया था, लेकिन हर मर्तबा उसने नजरें झुका ली थी। थोड़ी ही देर बाद उसने खाली कप ट्रे में जमा किए और ट्रे उठाकर अंदर चली गई। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।